नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आप लगातार क्लास में अगर बने रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपको ये सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये देखिए, हमारा जो है ये 22 नंबर का क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखें तो 1 से 22 नंबर का क्लास जो है यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है, आप लोग वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 23 नंबर की क्लास को करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 23 नंबर की क्लास को करने वाले हैं। तो ये है हमारा 23 नंबर का क्लास और इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है पहला प्रश्न कि 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए विश्व कप की बात कर रहा है। विश्व कप भारत अब तक कितनी बार जीता है, तो केवल 2 बार अब तक भारत विश्व कप जीता है। भारत अपना पहला विश्व कप अगर आपसे पूछ ले कि भारत अपना पहला विश्व कप कब जीता था, तो भारत अपना पहला विश्व कप प्रश्न में ही है कि 1983 में जीता था, 1983 में। और इसमें पूछा जाता है कि कप्तान कौन थे। पहले विश्व कप जब भारत जीता था तो ये पूछा जाता है कि कप्तान कौन थे, किसकी कप्तानी में जीते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। ठीक, तो ये पहला विश्व कप की बात हो गई। और दूसरा वाला विश्व कप के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भारत अपना दूसरा विश्व कप कब जीता था, तो दूसरा वाला विश्व कप भारत अपना 2011 में जीता था। और इस वाले विश्व कप में कप्तान कौन थे, तो इसमें अपने महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए इसी क्लास में आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन भी मिलते चलेगा। देखिए अगर आपसे पूछे कि 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो इसका जवाब आप लोग नोट करेंगे। कौन कप्तान थे? कपिल देव थे। कौन थे कप्तान? कपिल देव इसके कप्तान थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके कप्तान कौन थे? कपिल देव। अगर आपसे पूछे कि भारत जो विश्व कप पहला वाला जीता था वो 1983 में जीता था, कप्तान कपिल देव थे। और दूसरा वाला जो विश्व कप था भारत 2011 में जीता और इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इस क्लास में आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आपके जीएस में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1901 से हुई थी। नोबेल की शुरुआत कब से? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 1901 से। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, किसकी याद में दिए जाते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इन्होंने वसीयत लिख के, इनकी जब डेथ हुई थी तो इन्होंने एक वसीयत लिखा था। ये बोले थे कि हमारे धन का हमारा जो आय है उसका कुछ भाग नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाए प्रतिवर्ष। ये अपने वसीयत में ऐसे लिखे थे। अल्फ्रेड नोबेल अगर आपसे पूछे कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल अगर आपसे पूछे कौन थे, तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की। अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। तो ये भी आप लोग से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कि अर्थशास्त्र में नोबेल
की शुरुआत कब से हुई, दिए जाने की शुरुआत कब से हुई थी, किस सन से हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल देने की शुरुआत 1968 से हुई थी। कब? 1968 से। तो ये बातें आप लोग नोबेल से जुड़ी हुई बातें, कुछ बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिक चीजें बताई गई है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बच्चों को पता है 1901 में हुआ था, कई बार हमने ही बताया। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि क्यों दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। अर्थशास्त्र में नोबेल दिए जाने की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल दिए जाने की शुरुआत 1968 से हुई। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब बांग्लादेश के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी कहां पे है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की भाषा क्या है, तो बांग्लादेश की भाषा बताएंगे कि यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। अलग अलग देशों के अलग अलग संसद के नाम, अलग अलग नाम होते हैं, संसदों के अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे कुछ और बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पुष्प क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या है? राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली बांग्लादेश की राष्ट्रीय पुष्प है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अगर यहां पे पूछे कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शेख हसीना जी हैं यहाँ की प्रधानमंत्री। कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1971 में बांग्लादेश बना। तो ये सारी बातें बांग्लादेश से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न से संबंधित आप लोग को कई प्रश्न बताया गया। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा आप लोग से पूछे तो मुद्रा आप लोग टका बताएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? तो ढाका है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की भाषा क्या है, तो बंगाली भाषा है। संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। यहाँ के संसद का नाम। पुष्प कौन सा है बांग्लादेश का? तो वाटर लिली बांग्लादेश का पुष्प है। और प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसका सृजन कब हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग पीडीएफ जाकर के वहां पे पा सकते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए जुड़ सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। एग्जाम में हजारों बार पॉलिटी का प्रश्न है और एग्जाम में हजारों बार पूछा गया। पॉलिटी का प्रश्न एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। अब राष्ट्रपति के कुछ और कार्य देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अगर लोकसभा भंग करना हो तो कौन भंग करेगा? लोकसभा भंग करने का काम कौन करता है? तो लोकसभा भंग करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत, ये भी आप लोग बता दीजिए। तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत लोकसभा भंग करने का काम कौन करते हैं? लोकसभा भंग करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो हमारे जो तीनों विंग है, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख भी आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं इसके प्रमुख? राष्ट्रपति जी होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कुछ आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति के वैसे हजारों काम है, भारत में कई सारे काम है राष्ट्रपति के। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये भी बुलाने का काम कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की वजह से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और बुलाने का काम कौन करते हैं? अपने राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन है, तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि
एक और प्रश्न आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके घोषणाकर्ता भी कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी इतने सारे काम करते हैं, और भी काम है, लेकिन आप लोग कम से कम जो मुख्य काम है वो हम आपको बता रहे हैं, जो ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति शासन बात करें किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 356 में है राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद में? 356। राष्ट्रीय आपात 352 में है, वित्तीय आपात 360 में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं लोकसभा भंग अनुच्छेद 85 के तहत। अगर आपसे पूछे कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो भी राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना, वायुसेना और जल सेना। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने के वजह से संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों को एक साथ बुलाना, उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, और राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके बुलाते हैं। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद नंबर 356 के द्वारा करते हैं। ठीक। अगर आप पूछे कि रामायण किसने लिखी, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके स्टैटिक में आता है ये सारे प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। कौन लिखी थी? किसने लिखा रामायण? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। लेकिन अगर आपसे रामचरितमानस पूछ ले, किसने लिखा था? अगर आपसे पूछे कि रामचरित मानस किसने लिखा था, तो आप लोग क्या बताएंगे? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था तुलसीदास ने रामचरितमानस? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगर यही एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछेगा कि बाल रामायण किसने लिखी थी, बाल रामायण किसने लिखी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल रामायण या फिर रामायण दोनों। अगर आपसे पूछे कि किसने लिखी थी, तो राजशेखर ने लिखी थी। किसने? राजशेखर ने बाल रामायण लिखी थी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि हिंदू धर्म के 2 महाग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म के 2 ग्रंथ, 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, ऐसे पूछा जाता है। हिंदू धर्म के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ, तो एक तो आप लोग नहीं भूलेंगे महाभारत है, और दूसरा आपका कौन सा है? रामायण। कौन सा है? रामायण और महाभारत, ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे रिवीजन करते हैं इसका कि देखिए रामचरित रामायण किसने लिखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। और रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस अवधी भाषा में। और बाल रामायण की बात करें, राजशेखर ने लिखा था बाल रामायण। और हिंदू धर्म के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो महाभारत है, एक आपका रामायण। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए यहाँ पे उत्पादन से संबंधित भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला चीज का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा आगे है, या फिर पूछा जाता है कि कौन सा राज्य इस चीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा, कौन सा देश आगे है। देश के बारे में पूछा जा रहा है, राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन करने की बात करें, ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से गन्ने के सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में, गन्ने में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कि धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, धान का, तो धान के में आप लोग चले जाएंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि धान का हो गया, गेहूं का अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो अपना आ गया फिर से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश अपना गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चाय की बात करें तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो भारत का असम राज्य करता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम। वहीं कॉफी की बात करें, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो कर्नाटक कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मूंगफली का
और फिर आपका मूंगफली एक आपका हो गया और एक कपास का। तो दोनों के मामले में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। दोनों के मामले में आपका गुजरात राज्य प्रथम स्थान पे, कौन सा, गुजरात राज्य में। इसके अलावा दलहन के उत्पादन में आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश सबसे आगे है। उसके बाद तिलहन के उत्पादन में भी आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश आगे है। तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अपने होता है। अब धान के बारे में कुछ फसलें देख लेते हैं और उससे संबंधित सर्वाधिक उत्पादन देख लेते हैं कौन से राज्य में होता है। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में, उसके अलावा कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में, मूंगफली और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, गुजरात में होता है। तो ये सारे बातें पूछी जाती है एग्जाम में, आप लोग सभी को याद रखेंगे। और अगला प्रश्न कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया रोग जो है दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पे दोनों चीजें आप लोग लिखेंगे, एक तो आपको लोग दांत याद रखेंगे और एक मसूड़े, दोनों चीजों को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़े। और एक बार ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है। वैसे तो इस प्रश्न में, इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब एक प्रैक्टिस से नहीं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप लोग को यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो हम लोग करने वाले हैं, वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अब दांतों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, देख लीजिए। दांतों से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि दांतों का निर्माण किससे होता है, दांतों का निर्माण जो है हमारे शरीर में किससे होता है, तो दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है। कैल्शियम जो है दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऐसे मनुष्य में कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार विकसित कितने दांत होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, जो ऐसे मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 20 दांत जो मनुष्य के होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। अब हाथी के दांत आप लोग देखते होंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, हाथी के दांत जो आगे से इस तरह से ऐसे निकले होते हैं, तो वो हाथी के दांत पूछा जाता है कि किस प्रकार के दांत का उदाहरण है, किस प्रकार के दांत का उदाहरण है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऊपरी कृंतक का उदाहरण होता है, ऊपरी कृंतक का उदाहरण होता है। दांतों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्रचौड़क, इस तरह से पढ़े होंगे, हमने भी बताया कई बार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो हाथी के दांत होते हैं, ऊपर वाले जो हाथी के दांत होते हैं बाहर निकले होते हैं, वो ऊपरी कृंतक के दांत होते हैं और उससे वो लोग भोजन नहीं करते हैं, वो हाथी उस वाले दांत से भोजन नहीं करते। आप लोग मुहावरा भी सुने होंगे कि दिखाने वाला दांत कुछ अलग और चबाने वाला दांत कुछ अलग होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दांतों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों के संबंधित जो रोगों का अध्ययन ये क्या कहलाता है, दांतों से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ओडोंटोलॉजी दांतों से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। चलिए रिवीजन करते हैं कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया रोग जो है वो दांतों को और मसूड़ों को प्रभावित करता है। दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है, दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है। और ये वाला प्रश्न आपका साइंस से है। और 2 बार विकसित दांत, मनुष्य में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। हाथी के दांत जो होते हैं वो ऊपरी कृंतक के उदाहरण होते हैं। किसके, ऊपरी कृंतक के। दांतों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, दांतों के रोगों का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस गोदावरी नदी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, इसकी सहायक नदी है क्या है, इसकी लंबाई कहाँ पे, कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पे जल गिराती है। तो गोदावरी नदी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक के बारे में पूछ रहा है तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गोदावरी नदी के बारे में अगर आपसे पूछे कि इस गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद गंगा
भी गोदावरी नदी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई बता दीजिए कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें 1465 मीटर है, 1465 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और त्र्यंबक पहाड़ी कहां पे है, वहीं पे है, नासिक में है। नासिक आप लोग सभी जानते हैं, नासिक कहां पे है, महाराष्ट्र में। तो MH यहां पे लिखेंगे, MH महाराष्ट्र में है। उसके बाद लंबाई और गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लें। गोदावरी की कुछ सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखेंगे, तो वैनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वैनगंगा एंड पैनगंगा। ये किसकी सहायक नदी है, वैनगंगा और पैनगंगा, ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। और आगे चल करके ये अपना मुहाना यानी कि जल कहां पे गिराती है, मुहाना अगर आपसे पूछे कहां पे गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जाके जल गिराती है। कहां पे, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये सारी बातें जो गोदावरी नदी से इंपॉर्टेंट थी वो हमने बताया। तो देखिए अब हम लोग रिवीजन करेंगे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। कहां पे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, गोदावरी को बृहद गंगा कहा जाता है। लंबाई कितनी, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम, यहां पे लिखेंगे। उद्गम की बात करें तो त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में अपना मुहाना कहां पे बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है। और सहायक नदी वैनगंगा, पैनगंगा और भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के बारे में शपथ दिलाने की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का जो है, ये राष्ट्रपति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से भी उपराष्ट्रपति से भी, दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्यकाल राष्ट्रपति का 56 में है, अनुच्छेद नंबर 56 में। और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का यहाँ पे लिखेंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54 में है। किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54 में। और राष्ट्रपति की बात करें तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अगर आप त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे, राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान समय कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। और अगर आप पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 60 में। किसमें, अनुच्छेद नंबर 60 में। और वहीं पे क्षमादान की बात करें, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, किसी के मृत्युदंड का प्रारूप भी ये बदल सकता है, तो अनुच्छेद नंबर वो 72 में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 72 में। तो ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट थे जो हमने आपको बताया। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। जबकि ये त्यागपत्र अपना देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को जाकर के देगा। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया अनुच्छेद नंबर 52 में। और कार्यकाल इसका कितना होगा, 56 वर्ष, अनुच्छेद 56 में बताया गया कार्यकाल। और 5 वर्ष का होता है निर्वाचन, अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग शपथ अनुच्छेद 60 के द्वारा दिलाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के द्वारा इनके पास क्षमादान की शक्ति है। ये किसी के सजा का, फांसी का भी सजा दिया गया हो, अगर मृत्यु दंड का भी सजा दिया गया हो, तो उसके प्रारूप को बदल सकते हैं। मतलब कि मृत्युदंड की सजा उसकी जगह पे कोई और दंड, जीवित रहने का अधिकार देकर उसे कोई और दंड दे सकते हैं राष्ट्रपति जी। अगर अगला प्रश्न कि वर्तमान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है, तो ये CCI की बात कर रहे हैं। तो CCI के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, तो रवनीत कौर है। कौन है, रवनीत कौर है। तो और भी कुछ वर्तमान समय में
किस पद पे कौन है, ये हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में चीफ जस्टिस, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति वर्तमान समय है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय उपराष्ट्रपति के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे जगदीप धनखड़ है। कौन है? वर्तमान समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ वर्तमान समय उपराष्ट्रपति हैं। और वहीं पूछ ले वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान समय ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि वर्तमान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर है इसके अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, तो जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय मुख्य और वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। हमने आपको कई बार बताया। वर्तमान समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है वर्तमान समय मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये भी आपके स्टैटिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो करंट से संबंधित था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कप से संबंधित पूछा जाता है, जो खेलों के कौन से कप किस खेल से संबंधित है। और ये पूछा जाता है कौन से शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन सी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और किस खेल के मैदान को क्या कहते हैं, और इसके अलावा कि इस खेल के जन्मदाता किस जगह को कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए रंगानाथ स्वामी कप पूछ ले आपसे किससे संबंधित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि बेटन कप किससे संबंधित है, बेटन कप किससे संबंधित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि आगा खा कप किससे संबंधित है, आगा खा कप किससे संबंधित है, तो रंगनाथ स्वामी कप, आगा खा कप, वेलिंगटन कप, वेटन कप, ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन से शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए हॉकी से संबंधित शब्द, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बुली नामक शब्द, वैसे तो शब्द बहुत सारे होते हैं, आप लोग को ढेर सारे शब्द मिल जाएंगे कि बड़ा खेल से कौन सा शब्द संबंधित है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। बुली शब्द किससे संबंधित है? हॉकी शब्द संबंधित है। और पेनाल्टी शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पेनाल्टी स्ट्रोक नामक शब्द किससे संबंधित है? वो भी हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक नामक शब्द हॉकी से संबंधित है। और पेनाल्टी कर्नर नामक शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी कर्नर नामक शब्द किससे संबंधित है? तो वो भी आपके हॉकी से संबंधित शब्द हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए कि रंगनाथ स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है वेलिंगटन कप, वेटन कप, आगा खा, ये सभी का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हॉकी से संबंधित कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे बुली शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से। कॉर्नर शब्द, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न कि एशियन गेम कहां हुआ था, तो एशियन गेम के बारे में पूछ रहा है। तो ये एशियन गेम की शुरुआत कहां पे हुई थी, तो इसको होल्ड करेंगे आप लोग, इसको होल्ड करेंगे। अब इसको होल्ड कर लेंगे इस प्रश्न को, और मुझे लगता है कुछ गलत है इसमें। अगर आपसे पूछे कि इसकी, अब चीन के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो चीन के बारे में बता दीजिए कि राजधानी क्या है चीन की राजधानी क्या है, आप लोग बताएंगे चीन की। अगर आपसे पूछे कि चीन में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, चीन में बहने वाली नदियां कौन सी, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि अगर आपसे पूछे कि लोयस पठार कहाँ पे, लोयस पठार कहाँ पे, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए चीन की राजधानी की बात करें, बीजिंग है चीन की राजधानी। कौन से? बीजिंग चीन की राजधानी। चीन में नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो है आपका यांगसी नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी।
तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एशिया की लंबी नदी है। कैसी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। और एक आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लोयस पठार आपसे पूछे कहाँ पे है, तो चीन में है। दूसरी नदी कौन सी है? लोयस पठार। चीन की दूसरी नदी कौन सी है? तो वह है वांगो नदी। वांगो नदी अगर आपसे पूछे कि कहाँ की नदी है, तो वांगो नदी भी आपकी कहाँ की है? चीन की है। वांगो नदी चीन की है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। पीली नदी क्योंकि पानी इसका पीला होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पे एनडीबी के बारे में अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो ये भी आपके बीजिंग में है। कहाँ पे? संघाई चीन में। सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी बातें चीन से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एशियन गेम कहाँ पे हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। और इसकी राजधानी चीन की क्या है? एशियन गेम के बारे में नहीं, इसको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, कि वर्तमान समय में। अब इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और चीन में नदियां बहने वाली कौन सी है? एक तो यांगसी नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एक लोयस पठार है, चीन में पाया जाता है। इसके अलावा वांगो नदी की बात करें तो पीली नदी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीली नदी कहा जाता है। हाँ कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एनडीबी के बारे में हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? तो बिरजू महाराज का घराना जो है लखनऊ, बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? लखनऊ घराना है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि लखनऊ घराना बिरजू महाराज का है। अब अगर आपसे पूछे कि मतलब ये कौन थे बिरजू महाराज, तो ये शास्त्रीय नृत्य करते थे। शास्त्रीय नृत्य करते थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कथक से था। किससे था? कथक से था। अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का। उत्तर भारत को अगर आपसे पूछे, उत्तर भारत नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, आप लोग लगा देंगे। अगर आपसे पूछे कि कुछ और भी शास्त्रीय नृत्य के जो संबंधित जो कलाकार हैं उनके घरानों से प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लच्छू महाराज का संबंध किससे है, तो लच्छू महाराज का बात करें तो इनका भी संबंध किससे है? कथक से। किससे है? कथक से। अगर आपसे पूछे क्यों यहाँ पे भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित हैं, तो भीमसेन जोशी ये किराना घराना से संबंधित है। किस घराना से? किराना घराना से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं, तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने से संबंधित है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य करते हैं थे और वर्तमान समय इनकी मृत्यु हो गई है, ये जीवित नहीं है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनका जो संबंध है ये कथक से था। किससे संबंधित है? ये कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कथक शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध था। और लच्छू महाराज की बात करें तो भी कथक से संबंधित है। और भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी की बात करें वो भी किराना घराना से संबंधित है। और पंडित जसराज की बात करें तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। ज्योतिबा फूले किस संस्था की स्थापना की, तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक फेमस है, ये भी पूछी जाती है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो गुलामगिरी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलामगिरी भी अगर आपसे पूछे पुस्तक किसकी है, तो ज्योतिबा फूले की है गुलामगिरी। अब कुछ समाज और उसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन
राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे, उसके अलावा क्या पूछ सकता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि वहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की अगर आपसे पूछे कि स्थापना किसने की थी, तो ये आपके किए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो ये बातें आप लोग, सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि ज्योतिबा फुले किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, ये पूछा जाता है किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। ब्रह्म समाज की स्थापना इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे राजा राममोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अपने गुरु के नाम पर इसके नाम को रखा था स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इसका नाम रखे थे और इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ में था। और मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति उस कंडीशन को कहते हैं जब क्या हो, जब मुद्रा का यहाँ पे लिखेंगे, मुद्रा का मूल्य घट जाए। जब मुद्रा का जो मूल्य है, जब मुद्रा का मूल्य घट जाए और क्या बोलते हैं, वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रा का जो मुद्रा का वैल्यू है वो कम हो जाता है और जबकि वस्तु का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। उस कंडीशन को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, अगर आपसे पूछे कि इस मुद्रास्फीति का रोकथाम क्या है, तो वो दोनों बताएंगे। तो कारण की बात करें तो बाजार में तरलता आना मुद्रास्फीति का कारण होता है। बाजार में तरलता आना ये मुद्रास्फीति का कारण होता है। और रोकथाम कैसे किया जाता है इसका? तो साख नियंत्रण करके साख नियंत्रण यानी कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उस पे बड़े बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो रेपो रेट दर है उसको बढ़ा करके साख नियंत्रण करके उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है कि जब मुद्रा का मूल्य घट जाए और वस्तु का मूल्य क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, मुद्रा का वैल्यू उसमें कम हो जाता है। कारण क्या होता है कि बाजार में तरलता आना, और रोकथाम इसका कैसे किया जाता है? साख नियंत्रण करके। ये दोनों बात एग्जाम में पूछी गई है। अब अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला है कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया है? तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हें दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय
राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है। अगर 1947 से क्या है राजकीय भाषा? यहाँ पे 1947 पे राजकीय भाषा है हिंदी, और उसके बाद 1989 से यहाँ पे जो राजकीय भाषा है उर्दू। तो उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कि किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया था? तो योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया था। योगी आदित्यनाथ को, ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2। 1947 से राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है, 1989 से यहाँ पे राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। तो दोनों राजकीय भाषा है। उसके अलावा MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है, भारत में अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है, और इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिला था, 1998 में। आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन महिलाओं को भारत रत्न मिला है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी के बारे में, तो सबसे पहली भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला था। पहली नंबर की ये हो गई। और दूसरी नंबर की आपकी मदर टेरेसा हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें भारत रत्न 1980 में दिया गया था। और तीसरे नंबर की हैं आपका अरुणा औसफ अली, जिन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न 1997 में वो दिया गया था। और फिर हैं आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया, 1998 में दिया गया था। फिर हैं आपकी लता मंगेशकर, और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर पे ये MS सुब्बुलक्ष्मी 4थे नंबर पे हैं। और लता मंगेशकर के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? 1998 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। अरुणा औसफ अली को भारत रत्न 1997 में दिया गया। इसके 1 साल बाद MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये परमाणु के द्रव्यमान पे आधारित थी। किस पे? परमाणु के द्रव्यमान पे आधारित थी। परमाणु के द्रव्यमान संख्या पे आधारित थी। तो ये बात थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। ठीक। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पे आधारित है? तो आधुनिक वाली जो आवर्त सारणी है, ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस पे आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका, ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किससे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। उसके अलावा क्या एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी आधुनिक वाला परमाणु क्रमांक पे आधारित है। और इसे किसने दिया था? हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी अगर आपसे पूछे कि किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि त्रिक नियम परमाणु जो आवर्त सारणी से संबंधित कुछ नियम कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था, ये पूछा जाता है त्रिक नियम किसने दिया था और अष्टक नियम किसने दिया था। तो त्रिक नियम के बारे में बात करें, परमाणु जो क्या बोलते हैं आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे डोबे रायनर ने। किसने दिया था? डोबे रायनर ने परमाणुओं से संबंधित त्रिक नियम दिया था। और अगर आपसे पूछे कि परमाणु आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था?
अष्टक नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था परमाणु आवर्त सारणी से संबंधित। आवर्त सारणी से संबंधित आपसे पूछे त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबे रायनर ने दिया था। और आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पे मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी तरह से उनके परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी। अगर आपसे पूछे कि जो आधुनिक वाली आवर्त सारणी है जिसको मोसले ने दिया था, ये किस पे आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पे आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबे रायनर ने दिया था। अष्टक का नियम अगर आपसे पूछे तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाईकोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो ये ऑप्शन में दिया था कठोर। हाँ, यहाँ पे भारत में हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कठोर है। चलिए अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इन्हें कौन हटाने की शक्ति किसके पास होती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पास, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति की बात करें तो भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्टों के जो न्यायाधीश होते हैं, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछे कि ये अगर आप खुद स्वतः से त्यागपत्र देना चाहें, त्याग पत्र सौंपना चाहें, तो ये अपने त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक, तो ये बातें सारी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है भारत में, तो इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठोर है। अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की शक्ति किसके पास है, तो वो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। त्यागपत्र ये लोग किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले कि पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन ने किया था। अगर आपसे वहीं पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज आप लोग बताएंगे कि रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आइसोटोन अगर आपसे पूछे, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आइसोटोन किसे कहते हैं? आइसोटोन किसे कहते हैं? तो आइसोटोन की बात करें तो समान न्यूट्रॉन वाले को आइसोटोन कहते हैं। किसे कहते हैं? समान न्यूट्रॉन वाले तत्वों को क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप किन तत्वों को कहेंगे? तो जिन तत्वों में समान प्रोटॉन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। ठीक, तो आइसोटोप कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। अब जबकि बाहर चक्कर कौन लगाता है? परमाणु के बाहर चक्कर लगाने का काम कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है, चक्कर लगाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि आइसोटोन किसे कहते हैं, तो समान न्यूट्रॉन वाले को आइसोटोन कहते हैं। और आइसोटोप किसे कहते हैं? समान प्रोटॉन वाले को आइसोटोप कहते हैं। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं?
तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर का जो अस्थायी स्मृति होती है उसे रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। अब रोम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे अस्थायी स्मृति पूछ रहा है ना, तो रोम हो गया। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति, स्मृति मतलब याददाश्त यानी कि मेमोरी की बात कर रहा है ये, तो ये स्मृति अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रैम को। रैम को कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी लगे रहते हैं, ये क्या काम करते हैं? हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगे होते हैं वो काम करते हैं, वो क्या करते हैं काम? तो वो कार्यक्रम को इकट्ठा करते हैं, यानी कि वो काम करते हैं प्रोग्राम का संग्रह करते हैं। ये बातें आप लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोग्राम को संग्रह या फिर स्टोर करते हैं। जो मूवी वगैरह होती है, मूवी आप लोग रखे होंगे लैपटॉप में, मूवी रखे होंगे, उसके अलावा जो है वीडियो सॉन्ग रखे होंगे, वीडियो ऑडियो सॉन्ग रखे होंगे, तो वो सभी का जो कलेक्ट करने का काम करता है हार्ड डिस्क करता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, और कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हार्ड डिस्क इसे बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क जिसमें वीडियो फोटो और फिर ऑडियो ये सभी चीजें रखी जाती हैं उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, इसे क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट को? तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट जो होते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल में जो है, सौरमंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है सेरस नाम है उसका। क्या नाम है? सेरस। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक, अब कुछ चीजों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति तो ये हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे मंगल के बारे में, तो मंगल को क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है। तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह कहकर इसे संबोधित किया जाता है। और इसे क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे उपस्थिति होती है, इसके वजह से इसका रंग लाल होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं कि अगर आपसे पूछ ले क्यों पे कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। बृहस्पति के बारे में बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें तो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात करें तो एस्टेरॉयड बेल्ट किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह को कहते हैं। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सेरस है। क्या है? सेरस। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो फिर से उत्पादन से यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन अपना उत्तर प्रदेश करता है। कौन सा प्रदेश करता है? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे लिख लेते हैं, धान का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे ज्यादा, तो आप लोग इसे बताएंगे। चलिए हम लोग धान का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो चलिए लिख लेते हैं पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल धान का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तिलहन के उत्पादन में ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट कौन है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और दलहन के उत्पादन में अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम कौन सा है, दलहन के
उत्पादन में फर्स्ट कौन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दलहन के उत्पादन में प्रथम भी आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मतलब सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य दलहन का करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक। और भारत में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी फसल का निर्यात नहीं किया जाता है? तो दलहन फसलों का निर्यात नहीं किया जाता है। और मोटे फसल के, अगर आपसे पूछे कि मोटे फसल के उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मोटे फसल के उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप हमने बताया क्या कि अधिकतम गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे धान का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न था। अब बताइए तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। अगर दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछ ले कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। और उसके अलावा मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में प्रथम कौन सा है? तो आपके राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली परमाणु रिएक्टर है उसका अप्सरा नाम था। क्या नाम था? अप्सरा नाम था। जैसे किसी परी का नाम लग रहा है। अप्सरा कैसे? जैसे किसी परी का नाम लग रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1956 में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था अप्सरा का? तो इसका निर्माण हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। अगर आपसे पूछे कि दूसरा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दूसरे नंबर का जो भारत का रिएक्टर कौन सा है? तो दूसरे नंबर का परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो उसका नाम है साइरस। कौन सा है? साइरस है दूसरा परमाणु रिएक्टर। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि किसके सहयोग से बनाया जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके कनाडा के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बना था? कनाडा के। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो है आपका अप्सरा। ऐसे लिखा जाएगा अप्सरा। और दूसरा वाला क्या है? साइरस। ये किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है वो आपके तारापुर है। और तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पे स्थित है? तारापुर परमाणु संयंत्र। और इस पे ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। इसे कब बनाया गया था? 1969 में इसे बनाया गया। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1956 में इसे बनाया गया था। और दूसरा परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा है? साइरस है। और ये सहयोग से किस देश के बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। महाराष्ट्र में है। 1969 में इसे बनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को मुगल बादशाह द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो दो सिख गुरु थे। एक आप लोग ध्यान रखेंगे जिन्हें हत्या करवाई गई थी मुगल बादशाह द्वारा। तो ये एक आप लोग ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे जो कि 5 नंबर के सिखों के गुरु थे। और अगले गुरु थे आपके कौन से? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव के बारे में बात कर लेते हैं और गुरु तेग बहादुर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि क्यों इनकी हत्या करवाई थी? क्योंकि ये जहांगीर के एक बेटे थे जिनका नाम है खुसरो। खुसरो की मदद कर दिए थे। तो इसकी वजह से इन्हें जहांगीर ने क्या किया था? इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक। और जो सिखों के 9वें गुरु थे और ये इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। और अगर आपसे पूछे कि क्यों औरंगजेब ने हत्या करवाई थी और क्यों हत्या करवाई थी तेग बहादुर की? तो ये इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे थे। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो इसके वजह से इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो इसके वजह से
इनकी हत्या किसने करवा दिया था? तो इनकी हत्या करवा दिए थे गुरु तेग बहादुर, गुरु औरंगजेब ने करवा दिए थे, नौवे गुरु थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं फिर से। अगर आपसे पूछे किस सिख गुरु को मुगल बादशाह द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव को, जो सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, उनको मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु तेग बहादुर को, दोनों लोग को इनके मुगल बादशाह द्वारा हत्या करवाया गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था खुसरो की मदद करने के लिए, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था, और इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने की वजह से। अगला प्रश्न कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के ये पहले गुरु थे और संस्थापक भी कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ सिख धर्म से कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ गुरुओं के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि अमृतसर की स्थापना किसने की? अमृतसर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना करने वाले हैं कौन? गुरु रामदास। रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अगर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो वो बनाए थे आपके गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर रहे थे। और गुरु रामदास सिखों के किस नंबर के गुरु थे? 4थे नंबर के गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? अगर आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ किसने लिखा था? आदि ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये दोनों लिखे। और स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तीनों बात आप लोग याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो ये तीनों बात याद रखेंगे। गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें नंबर के गुरु होते हैं। और एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, दो बात। अगर आपसे पूछे कि अकाल तख्त किसने बनवाया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था अकाल तख्त का निर्माण। सिखों के 6 नंबर के गुरु थे। उसके अलावा एक प्रथा थी जिसको क्या बोलते हैं? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और सिखों के ये 10 नंबर के गुरु थे। और सिखों के गुरु गोविंद सिंह और सिखों के अंतिम गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, और ये सिखों के पहले नंबर के गुरु थे। और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की, और फिर सिखों के 4थे नंबर के गुरु थे। और ये गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? तो भी आपके स्वर्ण मंदिर किसने निर्माण कराया? तो भी आपके अर्जुन देव। और आदि ग्रंथ की रचना तो भी अर्जुन देव ने किया था। अगर आपसे पूछे कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो हरगोविंद ने। सिखों के जो 6 नंबर के गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। कहां पे? नई दिल्ली में स्थापित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारतीय मौसम विज्ञान की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब कुछ संस्थानों के बारे में देख लेते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसके हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र अगर आपसे पूछे, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मैथमेटिकल साइंस संस्थान कहाँ पे स्थित है? मैथमेटिकल साइंस संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो मैथमेटिकल साइंस संस्थान अगर आपसे पूछे तो वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले, प्लाज्मा अनुसंधान पूछ ले अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो वो गांधीनगर में है। कहाँ पे? गांधी
नगर में। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 1975 में। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र आप लोग ध्यान रखेंगे बेंगलुरु में है। और मैथमेटिकल साइंस संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। कानपुर शहर में स्थित है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। और भी अगर आपसे पूछे कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग नोट करेंगे फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद में स्थित है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ पे स्थित है? सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। BRICS। तो देखिए बी से हो गया आपका बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से हो गया आपका रूस, आई से हो गया आपका इंडिया यानी कि भारत, सी से हो गया आपका चीन, और फिर एस से हो गया क्या आपका दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये इसमें देश शामिल हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रिक पहले था, से बाद में बना। ब्रिक शब्द का अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो इसके सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? जिम ओ नील है। कौन है? जिम ओ नील ने इसकी सबसे पहले प्रयोग की। अब कब की थी? 2001 में। कब किया था? 2001 में। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से हैं आपके देख लीजिए। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये कानपुर में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये फैजाबाद में स्थित है। और सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है ये 1976 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1976 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया था? न्यूनतम मजदूरी एक्ट भारत में कब आया था? तो ये 1956 में आया था। 1948 में आया था न्यूनतम मजदूरी एक्ट। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी तय की जाने लगी थी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बंधुआ मजदूरी या फिर क्या बोलते हैं बंधुआ मजदूरी या फिर मानव तस्करी, इन दोनों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 23 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 23 में ये भी बात पूछा गया है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1976 में। बंधुआ मजदूरी का होता है बेगारी कराना। बेगारी का मतलब कि जितना काम कराएं उतना पैसा ना दे, उससे बहुत कम पैसा दे। काम कराएं बहुत ज्यादा, पैसा दें बहुत कम, तो उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी या फिर बेगारी कराना। या फिर ऐसे भी डिफिनीशन इसका मिलता है कि काम कराएं बिना पैसे के, तो उसे कहते हैं बेगारी कराना। और न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। और बंधुआ मजदूरी या फिर मानव तस्करी की बात करें ये अनुच्छेद 23 में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जय हिंद। ये था अपना आज का क्लास जिसे हमने कराया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और इसी तरह से क्लास में बने रहिए और अपना जीएस मजबूत करिए। धन्यवाद।